कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशन के। तो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन। लेक्चर नंबर 15 है बच्चों हमारे पास में आज। एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। इफ़ द अर्थ बी एट 1/4 इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अभी जो अर्थ की सन से जो दूरी है वो अब की दूरी से 1/4 मतलब 1/4 रह जाए तो हाउ मैनी डेज, तो कितने दिन बाद या कितने दिन में विल बी चेंज इट इन प्रेजेंट 1 ईयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें उसने मेंशन की है। एक तो मेंशन किया है टाइम का और दूसरा मेंशन किया है डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाए तो टाइम कितना रिड्यूस हो जाएगा। तो टाइम और डिस्टेंस को लेके कैप्लर्स का जो थर्ड लॉ है वो हम लोग जानते हैं। तो कैप्लर्स का थर्ड लॉ जो है वो ये कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तो पहले हम वो सिचुएशन लेते हैं जो हमारे पास में ओरिजिनल सिचुएशन दी हुई है। तो मान लीजिए हमारे पास में अर्थ को अपना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लगता है T1 और डिस्टेंस है हमारे पास में R1। अभी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास में है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा T2 कितना टाइम लगेगा और डिस्टेंस जो है वो ओरिजिनल डिस्टेंस का हमारे पास में R/4 हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं। तो जो निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर रख लेते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में R/4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई R क्यूब। तो यहाँ से जो हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में T2/T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई 4R1 का होल क्यूब। यहाँ से जो है R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा T2/T1 1/4 3/2। ओके। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकालेंगे तो T2 आ जाएगा हमारे पास में T1 उधर जाएगा तो T1 इंटू में 1/4 3/2। फर्दर हम लोग ये जानते हैं कि T2 की वैल्यू आ जाएगी, T1 होता है हमारे पास में टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। नाउ करंट स्टेज, अभी जो करंट स्टेज है वो हमारे पास में, और T2 जो है वो न्यू स्टेज है। तो T1 हम लोग जानते हैं इक्वल टू होता है 365 डेज के बराबर। ये जो 1/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर और उसकी पावर हमारे पास में 3/2। तो ये से ये कैंसिल। ओके। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 365 इंटू में 1/2 का होल क्यूब 365 इंटू में 1/8। जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 8×4 = 32, 4 रिमेनिंग रहा, 45 बचा, 8×5 = 40, 5 रिमेनिंग रहा तो 8×6 = 48। तो T2 टाइम जो है वो इतना कम हो जाएगा। तो अभी जो है अर्थ ही टोटल कितने नंबर ऑफ डेज लेगी 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज नाउ टेकिंग बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो हम लोग ये जानते हैं कि पहले कितना लेती थी 365, उसमें से हमारे पास में इतने डेज जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे तो रिमेनिंग रहेगा हमारे पास में 319.4 डेज।
इतना हमारे पास में रिमेनिंग रहेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यदि अर्थ जो है सन से अपना डिस्टेंस 1/4 रिड्यूस कर ले तो उसको अपना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में इतने नंबर ऑफ डेज जो है वो लगेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करें। तो पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। जितने भी फॉर्मूलेज आप लोग जानते हैं उन सबके सब फॉर्मूलेज को का जो सार है, ठीक है, जो कंक्लूजन है वो अपने दिमाग में दौड़ाइए और इतनी तेज़ दौड़ाइए कि आपको ये समझ में आए कि उसमें से क्या निकालना है और क्या निकाल सकते हैं, तो आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है द मास ऑफ द प्लेनेट जुपिटर, द मास ऑफ द प्लेनेट जुपिटर इज दिस वन। एक हमारे पास में जुपिटर नाम का प्लेनेट है जिसका मास है हमको इतना दिया गया है, एंड दैट ऑफ द सन इज, और सन का मास हमको इतना दिया गया है। द मीन डिस्टेंस ऑफ द जुपिटर फ्रॉम द सन इज दिस वन। तो हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं कि हमारे पास में सन है, ये हमारे पास में जुपिटर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास में दैट मीन्स आर, वो आपको दे दिया गया है 7.8 इंटू में 10⁻11 मीटर। ठीक है, ओके। अगला, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एक्सर्ट ऑन द जुपिटर। सन जो है इस जुपिटर के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो हमारे पास में क्या क्या वैल्यू है, m1 है मास ऑफ जुपिटर, सन का मास है दैट मीन्स m2 है, दोनों के बीच का जो r है वो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो फोर्स निकालना है तो फोर्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r²। तो सारी की सारी वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में F की वैल्यू निकल के आ जाएगी। G की वैल्यू पुट करते हैं 6.67 इंटू 10⁻11, m1 की वैल्यू पुट करते हैं 1.9 इंटू में 10⁻27। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि मास ऑफ जुपिटर मास ऑफ सन एक ही बात है वो, क्योंकि हम लोगों ने एजम्पशंस ले लिया कि मास m1 जो उसको जुपिटर को मान लिया और m2 जो हम लोगों ने सन को मान लिया, एक ही बात हो। तो 1.9 इंटू 10⁻27, मास ऑफ सन जो उसको पुट कीजिएगा 1.99 इंटू 10⁻30 डिवाइडेड बाई r², दैट मीन्स 7.8 इंटू में 10⁻11 और उसका होल स्क्वायर। आप चाहो तो कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर सकते हो, यदि आपको कैलकुलेटर से सोल्व नहीं करना है तो हम इसको राउंड ऑफ लेके सोल्व कर सकते हैं। आंसर जो है ऑलमोस्ट सेम ही आता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कैलकुलेटर से जो आंसर आता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको कैलकुलेटर तो फाइनल ऑप्शन है, कोशिश करना चाहिए कि आप उसको खुद अपने हाथ से सोल्व करो, क्योंकि उससे एक बेनिफिट होगा कि आपको जो कैलकुलेशन है कि कब माइनस हो रहा है, कब कौन सी पावर सब ऐड हो रही है, कब सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसके लिए आप यूज टू हो जाओगे। तो हम इसको जो है राउंड ऑफ करके सोल्व कर लेते हैं। तो ये 6.67 है, तो ये 6 है, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 7 लिख सकते हैं। ये 10⁻11, इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। 10⁻27, इसको भी हम लोग 2 लिख सकते हैं। 10⁻30 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग 8 लिख सकते हैं इंटू 10⁻11 और इसका 2 2 जा 4 और 7 4 जा 28। यहाँ से 27 में से 11 गए तो 7 - 1 6 और 2 - 1 1, तो ये बचेगा 16 प्लस का, इंटू में हमारे पास में है 10⁻30, तो ये हो जाएगा 10⁻30। नीचे से खोलेंगे इसको, 8 8 जा 64, 11 2 जा 22, तो जब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग तो ये 4 से चला जाएगा, 4 1 जा 1, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो यहाँ से आ जाएगा 7/16 इंटू में ये हो जाएगा हमारे पास में 46
और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -22। 7/16 इंटू में 10⁻⁶ -2 2 और 4 - 2 2। तो ये जो पूरा आया हमारे पास में, ये उस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जो हम लोगों ने यहाँ से निकालना शुरू किया था। मतलब कि सन जो है जुपिटर प्लेनेट के ऊपर इतना फोर्स जो उसको एग्जर्ट कर रहा होगा। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास में हाउ फार फ्रॉम अर्थ मस्ट ए बॉडी बी अलोंग ए लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द अर्थ so that the resultant gravitational pull on the body due to earth and sun is 0। हम लोगों ने बच्चों एक इंटरस्टेलर कंडीशन पढ़ी थी, मतलब जहाँ पे वो सिचुएशन जहाँ पे ना तो अर्थ जो अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाती है और ना ही कोई दूसरा प्लेनेट अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, वहाँ पे वेटलेसनेस की कंडीशन बनती है। तो वही कंडीशन जो यहाँ पे बोल रहा है कि ये हमारे पास में एक अर्थ है और ये हमारे पास में सन है, दोनों का जो सेंटर टू सेंटर मिला है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू सेंटर, इसका सेंटर ऑफ मास लिया, इसका सेंटर ऑफ मास लिया, दोनों को हम लोगों ने मिलाया। तो मिलाने के कारण ये जो डिस्टेंस बना दोनों के बीच का, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ये हमको मिला r दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 10⁸ किलोमीटर। ओके, ठीक है। नाउ उसके बाद में कह रहा है मास ऑफ सन जो है वो 3.2 टाइम्स इंटू 10⁵ टाइम्स ऑफ अर्थ। मतलब यदि अर्थ का मास x है तो इसका मास सन का हो जाएगा 3.25 इंटू 10⁵ इंटू में x। ओके, दूसरा ये जो अर्थ है ये इस तरीके से अपने चारों तरफ जो है एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना के रखी इसने। उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी चीज़ आती है तो उसको ये खींच के अपनी तरफ लेके आ जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसेप्ट लगता है और उसको खींच के अपनी तरफ लेके आ जाती है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारे पास में वीक होती चली जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है और यदि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगाएगी और वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा। तो मान लीजिए वो जो सिचुएशन है वो हमारे पास में यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सिचुएशन देयर द ग्रेविटेशनल पुल इज 0। तो यहाँ से अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास में ये आ गया मान लीजिए x, और सन के सेंटर से लेके अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में r। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया हमारे पास में ये बच जाएगा r - का x। ठीक है, तो ये वो जो सिचुएशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे रखा जाएगा तो ना तो अर्थ उसको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी और ना ही सन उसको अपनी तरफ ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा। तो इस पॉइंट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल और सन का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो दोनों 0 हो जाएंगे। दिस इज द पॉइंट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल और सन का ग्रेविटेशनल पुल दोनों बराबर है या दोनों 0 है, तो दोनों को हम लोग बराबर पुट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग दोनों को बराबर पुट करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Gmm/r²। और अर्थ के लिए बात करते हैं पहले, तो अर्थ के लिए जो r² हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास में x²। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है इतनी दूरी पे x डिस्टेंस पे, तो ये रहा हमारे पास में ऑब्जेक्ट और ये रहा हमारे पास मास ऑफ अर्थ जो किसके बराबर हो जाएगा। तो g ये रहा मास ऑफ सन और ये रहा मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई r - x। क्यों भाई r - x? तो आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो हमारे पास में x था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो r - x है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है
आर, सन से लेके अर्थ का जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है वो हमारे पास में आर डिस्टेंस में, ठीक है। इसलिए ये बचेगा आर माइनस का एक्स। जो जो चीज़ें कट रही है उनको काट दीजिए। तो यहाँ से जी कैंसिल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में नीचे और ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से आ जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ। हम लोग ये जानते हैं कि मास ऑफ सन जो है वो मास ऑफ अर्थ का 3.25 इंटू 10⁵ टाइम्स है। मतलब कि मैं लिख सकता हूँ 3.25 इंटू 10⁵ टाइम इंटू में मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ। मतलब मास ऑफ सन जो है वो अर्थ के मास का इतना है। तो यहाँ से मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ कैंसिल। यहाँ से जो है हम इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों का जो स्क्वायर है वो हम लोग कॉमन ले सकते थे, हो जाएगा आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3.25 इंटू में 10⁵। ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट जो हम लोग करेंगे तो आ जाएगा आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट ऑफ 3.25 इंटू 10⁵। ठीक है, ओके। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स जो हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक्स हमारे पास में आ जाएगा, अच्छा इसको हम लोग इन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स अपॉन, या एक काम कीजिए, ठीक है, एक्स अपॉन आर माइनस एक्स। ओके ठीक है, इसको रहने दीजिए। इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से। तो मैं यहाँ से बता देता हूँ कि इसका जो स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 570। ओके, नाउ यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो जैसा पीछे वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स, ऊपर से एक्स नीचे से एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल। यहाँ पे आएगा आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 570। ओके, ये 1 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा आर अपॉन एक्स 570 प्लस का 1। ओके, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, इसको इन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन आर 1 अपॉन 571। और जब एक्स की वैल्यू आएगी तो ये आ जाएगा आर इंटू में 571। और आर की वैल्यू जो हम लोग जानते हैं ये हमारे पास में 1.5 इंटू में 10⁸ डिवाइडेड बाई 571। इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब कि कितनी हाइट पे जब उस ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो हमारे पास में 0 हो जाएगा। ओके, कुछ नोट देखते हैं बच्चों। देखिए, ये कह रहा है हमारे पास में कि इफ़ द अर्थ वर मेड ऑफ द लीड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये होता है कि हमें किसी चीज़ को आपस में रिलेट करना होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मोहन जो है वो सोहन से कमज़ोर है। तो जो मोहन को हम लोगों ने कमज़ोर बोला है तो उसको हम लोगों ने किसके भी यहाँ पे कमज़ोर बोला है? तो हम लोगों ने मोहन को सोहन के साथ में रिलेट करके बोला है। जैसे मैं ये कहूँ कि हनी जो है वो ज़्यादा हमारे पास में
टफ है, मतलब उसका जो बह के चलने वाली जो कैपेसिटी है वो हमारे पास में कम होती है, जबकि जो ऑयल होता है उसकी जो बह के चलने वाली डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हनी है उसको हम लोगों ने कंपैरिजन किया है किसके साथ में, ऑयल के साथ में। तो जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या किया, एक किसी पैरामीटर को पकड़ा, उस पैरामीटर को कॉमन किया और उसके साथ में सब चीज़ों को रिलेट कर लिया। तो जो कॉमन चीज़ थी जिसके साथ में हम लोग सबकी सब डेंसिटी को रिलेट करेंगे वो बनाया हम लोगों ने वाटर। व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट समथिंग इज मोर लिक्विड, समथिंग इज मोर सॉलिड, समथिंग हैज़ द मोरली विस्कस फ्लूइड, इस तरीके जितनी भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो सारी की सारी डेंसिटी रिलेट करेंगे हम लोग वाटर के साथ में। तो उसी प्रकार से ये कह रहा है कि जो अर्थ है यदि वो लीड की बनी होती, मतलब कांच की बनी होती, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी इतनी होती। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी उसका फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा मटेरियल, मतलब जिस मटेरियल की हम लोग बात कर रहे हैं वो मटेरियल, तो यहाँ पे हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से यदि हम लोग को जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव डेंसिटी जो है वो हमारे पास में 11.5, और डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं वो होता है 10⁻3। अब लोगों को पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, मटेरियल दैट मीन्स अर्थ। तो ये क्या आ जाएगा, यदि अर्थ हमारे पास में लेड की बनी होती है तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी, उसकी डेंसिटी इतनी होती है हमारे पास। अब हम लोग ये जानते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो उस कंडीशन में जो अर्थ के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता वो कितना होता है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू होता है gm/r²। तो हम लोग ये जानते हैं कि डेंसिटी जो है वो होती है हमारे पास में मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से जो मास है तो मास किसके इक्वल आ जाएगा, तो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। और अर्थ जो है वो हमारे पास में स्पेरिकल है तो इसलिए किसके बराबर आ जाएगा, 4/3πr³, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3πr³। तो gm/r², तो g/r² इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3πr³ इंटू में रो, r² से r³ कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4/3πr⍴g। ओके, अभी जितने की जितनी वैल्यू है ये सब हम लोग जानते हैं, पुट कर सकते हैं। तो 4/3π इज इक्वल टू होता है 22/7, मतलब 22/7। आर जो है हमारे पास में रेडियस ऑफ अर्थ वो हम लोग जानते हैं जो होती है 6400 किलोमीटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 64 × 10⁻6। तो 4 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया। डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास में है 11.5 इंटू 10⁻23, सॉरी 10⁻3। और जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ये सारी की सारी वैल्यू जो है इनको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ लेके सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 24 4 × 88, 7 3 × 21 इंटू में 64 इंटू में 11.5 इंटू में
ये जो 6.67 है इसको हम लोग 7 लिख सकते हैं। पावर की बात कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 10⁶ प्लस का 3 माइनस का 11, और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 88 इंटू में 64, इसको हम लोग राउंड ऑफ 12 लिख सकते हैं, इंटू में 7 इंटू में 10⁶ 639 11 में से 9 गए तो 2, तो 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 21। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सोल्व करने का तरीका आप लोग जानते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, और ये 10⁻⁻2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 को मतलब हम लोग नीचे ले जा सकते हैं और ये हो जाएगा 100। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन। बाकी कुछ और चीज़ें हम लोग देखेंगे इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस। फिलहाल जो है आप इतना देखिए, इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ, मान लीजिए ये हमारे पास में अर्थ है, इसका रेडियस r है और ये इसका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। ये कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ वर इंक्रीज बाय ए फैक्टर 5 टाइम्स, बाय व्हाट फैक्टर वुड इट्स डेंसिटी हैव टू चेंज टू कीप द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द सेम। हम लोग ये जानते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है Gm/r²। मतलब कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर। यदि अर्थ का रेडियस बढ़ेगा तो हम लोग ये जानते हैं कि उसका मास भी इंक्रीज होगा, और यदि मास इंक्रीज होगा तो उसकी ग्रेविटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जी और एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यदि हमारे पास में एम इंक्रीज हो जाएगा तो ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज होगी। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ग्रेविटी सेम रहे, तो ग्रेविटी सेम रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि उसकी डेंसिटी इस तरीके से एडजस्ट की जाए कि उतना ही मास रह जाए। जैसे ये हमारे पास एक बर्तन है, इसमें मैंने 10 मॉलिक्यूल डाले, इसी 10 मॉलिक्यूल को मैं इतने बड़े बर्तन में डाल सकता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो 10 मॉलिक्यूल थे वो इस बर्तन के अंदर क्लोजली पैक्ड थे। अभी जो 10 मॉलिक्यूल हैं वो इस बर्तन के अंदर लाइटली मतलब क्लोजली पैक्ड उतने नहीं रहे जितने इस बर्तन के अंदर है। मतलब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पर भी 10 है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ग्रेविटी सेम रहे। तो यदि ग्रेविटी सेम रहेगी तो जो मास है उसको सेम रहना पड़ेगा, और यदि रेडियस बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि उसकी डेंसिटी जो है वो घटा दी जाए, तो मास क्या रह जाएगा, सेम। जैसे बड़े बर्तन के अंदर हम लोगों को 10 डालने हैं तो डेंसिटी क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, और यदि 10 मॉलिक्यूल छोटे बर्तन के अंदर डालने तो डेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो वी वांट टू रिमेन्स द सेम ग्रेविटी, सो वी शुड डिक्रीज द मास ऑफ द अर्थ। और मास घटाने की तरीका है कि उसकी डेंसिटी जो है वो रिड्यूस कर दीजिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ इज स्फेरिकल फॉर्म, तो मास ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में। कैसे है ये, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की हम लोग बात करते हैं तो आ जाएगा रो इंटू में वी, और रो होता है स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम लोग बात करते हैं तो आ जाएगा G/r²। एम की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में r³ से r² कैंसिल, तो यह आ जाएगा 4/3 पाई आर रो जी, ये हमारे पास में रिमेनिंग रह गया। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि जो डेंसिटी है, सॉरी जो रेडियस है वो हमारे पास में 5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जी जो है
उसको हम लोगों को सेम रखना है। तो यहाँ से जो 3 है, ठीक है, इस 3 को मैं उधर ले जा सकता हूँ, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 3g इज इक्वल टू 4πr g इंटू में रो। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द हाउ मच डेंसिटी शुड बी इंक्रीज टू मेंटेन द ग्रेविटी सेम। तो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, सॉरी वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रो। तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 3g डिवाइडेड बाई 4πr इंटू में g। ओके, ये जो r है ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो न्यू r जो है हमारे पास में वो आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ ओल्ड r। ठीक है, तो जो रो है वो हमको घटाना पड़ेगा, 3g इज इक्वल टू 4π, तो ये हो जाएगा 5r टाइम्स इंटू में g। 3g डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4π g इंटू में r, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 5। तो ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास में, ये वाली वैल्यू 3g अपॉन 4πr g, ये वैल्यू इसके बराबर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में रो अपॉन 5। मतलब कि जो हमारे पास में डेंसिटी है उस डेंसिटी को मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा 1/5 टाइम। तो द डेंसिटी ऑफ अर्थ should be decreased या should be changed, whatever we can write down, should be changed by 1/5 times. ओके, सो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स थे। उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बच्चों आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।